इस वीडियो में हम एमएसीडी यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में। बहुत से लोग इसे भी गलत तरीके से यूज करके लॉस कर रहे हैं। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता तो इस वीडियो के बाद सब कुछ जान जाओगे, और अगर तुम्हें इस इंडिकेटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है भी तो भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ में मैं आपको 3 ऐसी एडवांस स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जिससे इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एमएसीडी के बारे में बताऊंगा, फिर हम 3 एडवांस स्ट्रेटजी को देखेंगे। तो एमएसीडी, जिसे मैकडी भी कहते हैं, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। मतलब ये ट्रेंड को फॉलो करता है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ट्रेंड नीचे को है तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा। ये ट्रेंड और मोमेंटम आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। अब मैं आपको इसे चार्ट में लगाकर दिखाता हूँ। चार्ट में लगाने के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और जो सी भी चार्टिंग साइट आप यूज करते हो वहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ सर्च करना है एमएसीडी, और फर्स्ट वाले पर मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन पर क्लिक करके इसे चार्ट में लगा लेना है। तो जैसे ही आप इसे चार्ट पर लगाओगे आपको 4 कंपोनेंट दिखेंगे जिससे मिलके एमएसीडी बना है। इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले सेटिंग में जाकर इनपुट्स में देखते हैं। तो जब आप यहाँ आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके बना है। अगर आपको नहीं पता ईएमए और मूविंग एवरेज क्या होता है तो आप ये वीडियो देख सकते हो इसके बाद। तो इसके अंदर 3 ईएमए यूज हुए हैं। फर्स्ट 12 पीरियड ईएमए, सेकंड 26 ईएमए और थर्ड 9 पीरियड ईएमए, जिससे मिलके ये बना है। अब इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ आओगे आपको इसके 4 कंपोनेंट्स दिख जाएंगे। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है एमएसीडी लाइन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस इंडिकेटर में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज होता है, और वो यूज यहीं पर हो रहा है इस एमएसीडी लाइन को निकालने के लिए। तो बेसिकली ये एमएसीडी लाइन 26 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 12 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस है। मतलब 26 पीरियड ईएमए और 12 पीरियड ईएमए में जो भी डिफरेंस आता है वो यही है। और जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है ना, वो है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन बेसिकली 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। थर्ड कंपोनेंट मिलेगा आपको जीरो लाइन करके। तो ये जो बार्स है ना, या तो ये ऊपर की साइड हैं या नीचे की साइड हैं। इनके बीच में जो मिडिल पॉइंट है वही है जीरो लाइन। इसके सामने भी नंबर लिखा है 0। चार्ट में जब भी 12 ईएमए 26 ईएमए के ऊपर होगा तो एमएसीडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर चली जाएगी, और जैसे ही 12 ईएमए 26 ईएमए के नीचे आएगा तो एमएसीडी लाइन जीरो लाइन के नीचे आ जाएगी। अब लास्ट कंपोनेंट है हिस्टोग्राम। ये जो आप ग्रीन और रेड कलर के बार्स देख रहे हो ना, यही है हिस्टोग्राम। तो ये जो हिस्टोग्राम है ये बेसिकली डिफरेंस है एमएसीडी और सिग्नल लाइन का। जहां एमएसीडी और सिग्नल लाइन में डिफरेंस ज़्यादा है वहां काफ़ी बड़े बड़े हिस्टोग्राम हैं, लेकिन जहां पर एमएसीडी और सिग्नल लाइन में डिफरेंस कम है, पास पास में है दोनों लाइन, वहां पर हिस्टोग्राम काफ़ी छोटे हैं। अब हिस्टोग्राम से हमें पता क्या चलता है? तो जैसे ही एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर जाएगी तो वहां पर ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम बनने लगेंगे, जो हमें दिखाता है कि स्टॉक बुलिश है, वो अप ट्रेंड में है। और जैसे ही एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे जाएगी तो नीचे की साइड रेड कलर के हिस्टोग्राम बनने लगेंगे, जो दिखाते हैं कि स्टॉक बेरिश है। तो हिस्टोग्राम से आप स्टॉक का ट्रेंड पता कर सकते हो। अगर ग्रीन हिस्टोग्राम है तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, और हिस्टोग्राम नीचे की साइड रेड है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब मैकडी हमें बुलिश और बेरिश सिग्नल कैसे देता है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं ट्रेड लेने में? फर्स्ट यूज है हिस्टोग्राम स्लोप। जब भी एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन में डिफरेंस बढ़ता है तो हिस्टोग्राम इंक्रीज हो जाता है, और हिस्टोग्राम हमें प्राइस में बढ़ता हुआ मोमेंटम शो करता है। और जब हिस्टोग्राम डिक्रीज होने लगता है मतलब प्राइस में मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। इसलिए जब ग्रीन हिस्टोग्राम इंक्रीज होने लगता है तो ये सिग्नल है कि स्टॉक में अप ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहा है। ऐसे में हमें लॉन्ग साइड ट्रेड देखने चाहिए। और जब हिस्टोग्राम डिक्रीज होने के साथ साथ इसका कलर भी डार्क से लाइट होने लगे तो ये सिग्नल है कि अब अप ट्रेंड वीक हो गया है, और यहाँ से कोई दूसरा ट्रेंड स्टैब्लिश हो सकता है, साइडवेज मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड। ठीक ऐसे ही रेड हिस्टोग्राम जब बनना शुरू होंगे और धीरे धीरे उनका साइज भी बढ़ने लगेगा तो ये सिग्नल होगा डाउन ट्रेंड का। ऐसे में हमें लॉन्ग साइड ट्रेड को एग्जिट करके डाउन साइड देखनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये डिक्रीज होने लगेगा साथ में कलर भी लाइट होने लगेगा, मतलब डाउन ट्रेंड भी वीक हो गया है और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। बट ये सिर्फ एक यूज है एमएसीडी का। आप सिर्फ इस एक फैक्टर के बेस पर ट्रेड डिसीजन नहीं ले सकते। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके साथ और फैक्टर को यूज करके आप एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एमएसीडी इंडिकेटर हमें क्रॉसओवर के थ्रू भी बाय और सेल सिग्नल देता है। जब भी एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन में क्रॉसओवर होता है तो यहाँ पर सिग्नल जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले बाय सिग्नल की बात करें तो जब भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को अपसाइड को ब्रेक करेगी तो ये बाय सिग्नल होता है, और जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को डाउन साइड ब्रेक करेगी, मतलब ऊपर से नीचे की साइड ब्रेक करेगी, तो ये सेल सिग्नल होता है। लेकिन इसमें फॉल्स सिग्नल बहुत होते हैं और लोग यही गलती करते हैं इसे ऐसे ही यूज करके। इन फॉल्स सिग्नल को कम करने के लिए हम बाय सिग्नल को तब वैलिड मानेंगे जब वो क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हुआ हो। जीरो लाइन के नीचे जाके एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया हो, और सेल साइड के लिए क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हुआ हो। बस आपको ये याद रखना है कि जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काटेगी तो वो बाय सिग्नल है, लेकिन ये सिग्नल जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए। ऐसे ही जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी तो वो सेल सिग्नल होगा, लेकिन ये सेल सिग्नल वैलिड तब होगा जब वो जीरो लाइन के ऊपर होगा, तब जाके प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। दूसरा, जब भी एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन बेस लाइन यानी कि जीरो लाइन को ऊपर की साइड काटेगी तो ये बुलिश सिग्नल होगा, यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। ऐसे ही जब एमएसीडी और सिग्नल लाइन जीरो लाइन को ऊपर से नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो ये बेरिश सिग्नल होगा, यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। इस तरीके को आप फर्स्ट वाले के साथ यूज कर सकते हो। जैसे जब दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे हैं और एमएसीडी ने सिग्नल लाइन को काट के बुलिश सिग्नल दिया है, और थोड़ी देर बाद इन दोनों लाइनों ने जीरो लाइन को भी ब्रेक कर दिया अपसाइड को। पहले स्टॉक बुलिश था ही और अब ये और बुलिश हो गया है। इस ब्रेक पर अप ट्रेंड कंफर्म हो गया है, जिसके बाद मार्केट के बढ़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम सिर्फ एक इंडिकेटर पर तो ट्रेड लेंगे नहीं, इसलिए कंफर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम का। वॉल्यूम नहीं तो कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको देखने ही देखने हैं किसी भी ट्रेड से पहले, चाहे आप किसी भी इंडिकेटर का यूज कर रहे हो या कैसे भी ट्रेड ले रहे हो, इनसे ट्रेड कंफर्मेशन लेनी ही है। वॉल्यूम और कैंडलस्टिक के लिए आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो, बल्कि कैंडलस्टिक के लिए तो पूरा कोर्स ही है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर इसके बाद अगली वीडियो आ जाएगी, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर पहले से सपोर्ट है, और इस सपोर्ट पर जो ये वाली कैंडल है ये है हैमर या पिन बार, जो मार्केट में बुलिशनेस शो करती है। साथ में एमएसीडी ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, जो एक और बुलिश सिग्नल है। फिर निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर गया और यहाँ पर इन दोनों लाइनों ने बेस लाइन को भी ब्रेक कर दिया, तो जिससे आप और कंफर्म कर सकते हो कि अब ये ऊपर ही जाएगा, और ये बाद में ऊपर गया भी है। अब इन लाइनों का नेक्स्ट यूज है डबल टॉप और डबल बॉटम। अगर आपने मेरी आरएसआई वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें इसके बारे में पता ही होगा। जब भी मार्केट डबल टॉप पैटर्न बनाता है, जिसे एम पैटर्न भी कहते हैं, तो स्टॉक बेरिश हो जाता है और गिर जाता है, और डबल बॉटम यानी डब्ल्यू पैटर्न में स्टॉक बुलिश हो जाता है। अब हमें ये पैटर्न चार्ट में नहीं देखने बल्कि एमएसीडी में देखने हैं, जैसे आरएसआई में देख रहे थे। जैसे यहाँ पर एम पैटर्न बना है तो यहाँ पर स्टॉक के बेरिश होने के चांसेस हैं। ऐसे ही जब डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो स्टॉक के बुलिश होने के चांसेस होंगे। अब हम इसका लास्ट यूज देखते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी को देखेंगे। लास्ट यूज है हिस्टोग्राम डाइवर्जन। हिस्टोग्राम के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये ग्रीन है तो स्टॉक बुलिश है, और अगर ये रेड है तो स्टॉक बेरिश है। और हिस्टोग्राम बेसिकली इन दोनों लाइनों का डिफरेंस है। जहां इनमें डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर बड़े बड़े हिस्टोग्राम बनेंगे, जो दिखाता है यहाँ पर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है और मोमेंटम भी ज्यादा है। लेकिन जहां इन लाइनों में डिफरेंस कम है वहां पर छोटे और लाइट कलर के हिस्टोग्राम बनेंगे, जो वीक ट्रेंड को दिखाते हैं। तो आपको हिस्टोग्राम का बेसिक मतलब तो पता चल गया, पर इसके एडवांस यूज की बात करें तो वही है हिस्टोग्राम डाइवर्जन। अब हिस्टोग्राम डाइवर्जन भी दो तरह का होता है, पहला बुलिश डाइवर्जन और दूसरा बेरिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन की बात करें तो इसमें प्राइस तो गिर रहा होता है,
साथ में MACD और सिग्नल लाइन भी गिर रही होती है। लेकिन अगर हिस्टोग्राम को देखें तो वो ऊपर की ओर जाने लगता है, इसमें हाई लो बने लगते हैं ऊपर की साइड को, और यहाँ पर यह माना जाता है कि इसमें डाइवर्जन बन रहे हैं और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पर प्राइस इसके बाद बढ़ा भी है। ये तो हो गया बेरिश डाइवर्जन। अब बेरिश को देखते हैं। तो बेरिश डाइवर्जन पहले वाले से टोटली ऑपोजिट होता है। इसमें आप देखोगे कि प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ में MACD भी बढ़ रहा है, बट सिर्फ हिस्टोग्राम गिरने की तरफ है, कुछ इस तरह से। तो ये माना जाता है कि यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो प्राइस इसके बाद गिरा भी है। तो डाइवर्जन पर आपको ट्रेड तभी करनी है जब वो इजीली दिख जाए, आप उसे बड़ी आसानी से चार्ट पर स्पॉट कर पाओ, मतलब आपको कोई मुशक्कत ना करनी पड़े उसे ढूंढने में। जैसे यहाँ पर इस हिस्टोग्राम और इस हिस्टोग्राम का हाई लगभग बराबर ही है। हमें लाइन से चेक करना पड़ रहा है कि यहाँ डाइवर्जन बन रहा है या नहीं। तो ऐसे में अच्छा ये होगा कि आप इस डाइवर्जन को अवॉइड कर दो। लेकिन जैसे यहाँ पर प्राइस भी गिर रहा है और MACD भी गिर रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ बुलिश डाइवर्जन है। और डाइवर्जन को आप आराम से स्पॉट कर सकते हो, आपको नापने या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इसके बाद निफ्टी में अपमूव देखने को मिला है। अब हमने मैकडी के सारे यूज जान लिए हैं। अब मैं आपको 3 ऐसी एडवांस स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिससे आप MACD को प्रॉपरली यूज कर पाओगे। पहली 2 स्ट्रेटजी से आप ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो और लास्ट वाली से ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्ट्रेटजी नंबर 1, डाइवर्जन प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, डाइवर्जन रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग साइन शो करते हैं, पर हम हर एक डाइवर्जन पर डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। हमें ऐसे एरिया फाइंड आउट करने होते हैं जहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा हों, और फिर उन पर डाइवर्जन के बनने का वेट करना होता है ताकि हम ट्रेड ले सकें। अब इन एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। स्टेप 1, हमें सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेने हैं। स्टेप 2, वेट फॉर डाइवर्जन ऑन दिस लेवल ऑन लोअर टाइम फ्रेम। ये रहा इसका एग्जांपल। यहाँ हमारे पास बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम पर डाइवर्जन का वेट करना है। डाइवर्जन इन लेवल को टच करके बनना चाहिए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। तो इस जगह पर प्राइस तो गिर रहा है लेकिन हिस्टोग्राम बढ़ रहा है, तो ये बुलिश डाइवर्जन है, और ये डाइवर्जन करेक्ट सपोर्ट पर बना है जो हमें बुलिशनेस शो करता है। अभी भी डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता है, इसलिए डाइवर्जन में हिस्टोग्राम का जो भी हाई है उस पर एक लाइन मार्क कर देनी है। और जैसे ये हिस्टोग्राम ब्रेक होता है और जिस बार ने इसे ब्रेक किया है उसी कैंडल पर हम बाय ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस सपोर्ट के नीचे और टारगेट रहेगा अगले रेजिस्टेंस तक का जो इस कैंडल ने हिट कर दिया है। ऐसे ही डाउन साइड के लिए भी आपको हायर टाइम फ्रेम पर जाकर लेवल्स मार्क कर लेने हैं, फिर उन पर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर डाइवर्जन के बनने का वेट करना है। फिर से मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है और ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये हो जाएगा सपोर्ट। अब वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो यहाँ पर पहले प्राइस तो बढ़ रहा था, साथ में MACD भी बढ़ रहा था, लेकिन हिस्टोग्राम गिर रहा है, तो यहाँ पर बेरिश डाइवर्जन है और ये डाइवर्जन रेजिस्टेंस पर है। इस स्ट्रैटेजी में डाइवर्जन हमेशा हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है। इसमें सेल ट्रिगर के लिए जो डाइवर्जन में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसे मार्क कर दो इस तरह से। अब जैसे भी कोई भी हिस्टोग्राम इसे ब्रेक करेगा वहां पर हम सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस कैंडल पर वो लो ब्रेक हो चुका है, तो इस पर हम सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अगले सपोर्ट तक का टारगेट ले सकते हैं। तो ये टारगेट तो हिट हुआ ही, बल्कि मार्केट और ज्यादा नीचे गिर गया। स्ट्रैटेजी नंबर 2, डाइवर्जन प्लस बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड एक काफी पॉपुलर इंडिकेटर है जिसे लोग रिवर्सल ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं। 90% ऑफ टाइम प्राइस बोलिंजर बैंड के अंदर रहता है, और जब प्राइस इन बैंड से बाहर निकलता है तो ऐसा माना जाता है कि प्राइस रिवर्स होके वापस इसके अंदर आ जाएगा। अगर प्राइस ने अपसाइड ब्रेक किया तो वो वापस रिवर्स होके नीचे आ जाएगा, और नीचे ब्रेक होता है तो फिर से ऊपर आ जाएगा।
अब हम इसे कंबाइन करेंगे MACD डाइवर्जन के साथ, लेकिन उससे पहले सेटिंग में जाके लेंथ को 20 से 200 कर लेना और STD को 2 का 2 ही रहने देना। अब स्ट्रैटेजी को देखते हैं। तो यहाँ पर प्राइस बोलिंजर बैंड के ऊपर है, मतलब ये रिवर्स होकर वापस इसके अंदर आएगा, इसलिए हमें सेल ट्रेड प्लान करनी चाहिए। पर उससे पहले हम डाइवर्जन को देखेंगे। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन हिस्टोग्राम कम होता जा रहा है, तो यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जन है। इसके बाद स्टॉक के गिरने के चांसेस होते हैं। सेल साइड एंट्री हम जब ले सकते हैं जब कोई कैंडल वापस बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग दे दे। इस कैंडल पर स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर लगा के नेक्स्ट सपोर्ट जो यहाँ पर है तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही बुलिश में होगा, पर बुलिश में प्राइस नीचे की साइड निकला होगा, तो यहाँ पर प्राइस ने बोलिंजर बैंड को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया है। अब हमें बुलिश डाइवर्जन चाहिए, तो प्राइस गिर रहा है और हिस्टोग्राम बढ़ रहा है, तो ये बुलिश डाइवर्जन है। एंट्री के लिए बोलिंजर बैंड ब्रेक होना चाहिए, पर इसने गैप अप से ब्रेक कर दिया है, तो जब ये वापस रिटेस्ट लेने आएगा तो हम बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ तक का लगा के अगले रेजिस्टेंस तक का टारगेट ले सकते हैं। लास्ट एंड थर्ड स्ट्रेटजी MACD लाइन प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। अगर आपने कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिया होगा तो आपको पता होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में डुअल प्रॉपर्टी होती है। एक सपोर्ट हमेशा सपोर्ट नहीं रहता और एक रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस नहीं रहता। रेजिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट बन जाता है और फिर प्राइस उससे सपोर्ट लेता है। ऐसे ही सपोर्ट भी ब्रेक होके रेजिस्टेंस बन जाता है और फिर प्राइस उससे भी रेजिस्टेंस लेता है। अब हम इसी का ही यूज करेंगे MACD के साथ। तो ये पहले रेजिस्टेंस था जो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया और अब ये सपोर्ट जैसा काम करेगा। प्राइस इस पर पुल बैक लेने आए और वापस ऊपर चला जाए, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं। तो प्राइस के वापस इस पर आने पर हम बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें MACD लाइन को देखना है और MACD लाइन जीरो लाइन के नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर MACD लाइन जीरो लाइन के नीचे है। अब हम बुलिश कैंडल पर लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही ये भी पहले रेजिस्टेंस था जो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर MACD लाइन भी जीरो लाइन के नीचे है और पिन बार टाइप की कैंडल बनी है जो मार्केट में बुलिशनेस शो करती है। तो इस कैंडल पर हम बाय कर सकते हैं और इसके बाद बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चला गया। ऐसे ही आपको डाउन साइड के लिए देखना है। पहले ये सपोर्ट था, फिर इस कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया जिससे रेजिस्टेंस बन गया। अब जब प्राइस इस रेजिस्टेंस पर आएगा तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर कोई बेरिश कैंडल बने, साथ में MACD लाइन भी जीरो लाइन के ऊपर होनी चाहिए, तभी हम सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तीनों स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं और एडवांस स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा तो बस कमेंट में बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो देख पाओ।